and I've just pressed the recording. Yes, it started now, and I'm going to share my screen with you and go to the paper straight away. मुझे बता दीजिएगा when you can see the paper in front of you. Can you, बेटे? Guys, can you see the paper? जी सर, नजर आ रहा है. All right, wonderful. Because it's all blind classes, तो आप लोगों को मुझे गाइड करना पड़ेगा. Just to quickly, एक recap सा, कि पिछली क्लास का जब हम वो कर रहे थे, पहला इसका सेक्शन ए और मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा सेक्शन बी किया था. तो मैं सेक्शन ए एक वेरी क्विक रिकैप दे रहा हूँ सब बच्चों को, बस सुनते जाएं. What happened to Egypt's current account balance between 14 and 16? अब ये करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ था बेटे, इधर देखें 14 में -2356 यानी कि डेफिसिट था, 16 में डेफिसिट -18.659 पे पहुंच गया. तो आपने सिर्फ ये लिखना है डेफिसिट इंक्रीज्ड. यू डोंट नीड टू गिव नंबर्स. कर देंगे भाई इतना वो फाइन, बट वर्ड यूज करना है डेफिसिट इंक्रीज्ड. डेफिसिट वर्सनड ये इस तरह का वर्ड यूज नहीं करना. इंप्रूव्ड ये वो नहीं मानते, वेग टर्म्स. इंक्रीज डिक्रीज डेफिसिट सरप्लस. ठीक है, दैट्स इट. 1 मार्क जी. With reference to table 1.1, calculate the percentage rate of inflation in Egypt between 16 and 17 that was estimated by IMF. अब उसने दिया हुआ है बेटे आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये मेजर करती है इन्फ्लेशन को. तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या था जी, 16 एंड 17 का वो कह रहे हैं ये CPI 1 बन गया, ये CPI 2. तो फॉर्मूला इज CPI 2 माइनस CPI 1 ओवर CPI 1 इंटू 100. ये कोई 22% आंसर आ जाएगा. पहले ऊपर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है. 453 माइनस 371 ओवर 371 इंटू 100. क्लियर हो गया बच्चों? ये भी हमने किया था. फिर इसका थर्ड पार्ट देखें, आइडेंटिफाई 2 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन satisfied by Egypt's new VAT. अच्छी क्वालिटीज टैक्सेस की. They should be fair, should not burden a certain group. They should be easy to collect, cheap to collect. 2 पूरी हो गई. इसके अलावा जी easy to pay and easy to understand, ये तीसरी हो गई. तो ये हैं canons of taxation. बड़ा unexpected question था ये, लेकिन आपको अब आ गया. Let's move to the C part. I will just do a little bit of this because ये common है. Yes बेटे, yes. सर हम कल पोलैंड वाला पेपर कर रहे थे. हम ये वाला पेपर नहीं कर रहे थे, ये पहले कर चुके हैं. ये हमने किया ही नहीं है. ये नहीं किया हुआ. पोलैंड वाला किया नहीं, हम लोग पोलैंड वाला कर रहे थे. अच्छा, फिर मैं कंप्लीट करा दूं ये जो मैं करवा रहा था. ठीक है, क्योंकि एक आपका एक एडिशनल पेपर चले नेक्स्ट में करेंगे ये जब आएगा इसका टाइम. तो नो वरीज आई गॉट इट. ठीक है, सो आई एम गोना गो टू द पोलैंड वाला पेपर जो आप लोग कह रहे हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. आप रोकने की कोशिश कर रहे थे, मैं रोकने का था. सो लेट मी गो टू द पोलैंड वन, दैट इज समर 19, मार्च 19 सॉरी, और क्वेश्चन पेपर 22. एक ही वेरिएंट होता है मार्च में, इंडिया में आता है ये. तो लेट्स क्विकली सी जी. ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमने पहला सेक्शन कर लिया था. कुछ बच्चों के लिए जिन्होंने बाद में आज ज्वाइन किया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन आइटम इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑन प्राइमरी इनकम्स. प्राइमरी इनकम्स ये जो देखो ऊपर थर्ड पार्ट है आपके करंट अकाउंट के 4 हिस्से होते हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, बैलेंस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम्स. प्राइमरी इनकम्स होती हैं बेटे अर्नड इनकम्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम अब्रॉड और सेंट अब्रॉड. तो एग्जांपल हम दे सकते हैं जी, डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम शेयर्स इन ओवरसीज कंपनीज. ठीक है, या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग्स ओवरसीज. दैट्स इट. उनको साफ साफ बताओ. फिर एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस ऑन सेकेंडरी इनकम्स. सेकेंडरी इनकम्स होती हैं अनअर्न्ड, गिफ्ट्स ऑफ कैश, चैरिटी या गवर्नमेंट कोई एम्बेसी वगैरह पे पैसा लगा दे बाहर के मुल्क में. तो अब लिख लें इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ओवरसीज एम्बेसीज. ठीक है. Third one is, what is the trend in Poland's current account balance between 14 and 16? इसको जब हमने कैलकुलेट किया था तो दोनों सालों में डेफिसिट था, लेकिन डेफिसिट कम हो गया था, तो डेफिसिट डिक्रीज्ड 2 मार्क्स. बी पार्ट था जी, आइडेंटिफाई 2 policies adopted by Polish government that could be considered as supply side policies. Supply side policies are aimed at increasing aggregate supply in an economy through increases in efficiency and output, subsidies, education and training, रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस ताकि वर्कर जॉब ज़्यादा करने आए, उनको इंसेंटिव आए काम करने का, तो वो इसमें आ जाती हैं. उसके बाद मेरा बेटा आपकी फ्री ट्रेड यानी प्रोटेक्शनिज्म वगैरह को रिमूव करना, वो भी आपकी सप्लाई साइड पॉलिसीज में ही आती है. राइट. तो
ये दो जो ऊपर थी वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उन्होंने रोड्स वगैरह बनाई थी, और एजुकेशन ट्रेनिंग पे पैसे लगाए थे, तो ये 2 मार्क्स सिर्फ आइडेंटिफाई करने के। पहले 6 मार्क्स कितने इजी हैं, जस्ट नोट दैट। And even C part was very easy, explained with the help of a diagram. Why the imposition of an indirect tax such as general sales tax could discourage entrepreneurs from investing. 2 मार्क्स ग्राफ के थे बेटे। जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ये सप्लाई का फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, उसके बाद जो नया इक्विलिब्रियम बनता है, प्राइस बढ़ती है और क्वांटिटी कम होती है। तो आपने एक्सप्लेन करना था, एक तो कॉस्ट बढ़ी है जिससे प्रॉफिट कम हो रहा है, दूसरा प्राइस बढ़ी है जिससे डिमांड कम होगी ऑन द कर्व, तो फर्म्स कम इन्वेस्ट करेंगी। 4 मार्क्स। डी पार्ट जी, कंसीडर यूजिंग एक्सट्रैक्ट टू द लाइकली चेंजेस इन पोलैंड्स एग्रीगेट डिमांड। उसने काफी सारी एग्रीगेट डिमांड फॉल की बातें की थी 2017 में। एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स में कमी आ रही है, इकोनॉमी की आउटलुक ग्लूमी है, फर्दर जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, सारा कुछ था कि पता नहीं, और भी काफी नेगेटिव बातें थी, वो हमने एक साइड ली क्योंकि उसने कंसिडर कहा था। एंड पे उसने एक पॉजिटिव लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट जो है इसको ठीक कर सकती है बाय इंक्रीजिंग द बजट डेफिसिट, यानी स्पेंडिंग अपनी बढ़ाए और टैक्सेस कम ले, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाए, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और ये बढ़ सकती है। दैट इज इट। लास्ट वाज जी डिस्कस वेदर increasing the Polish government's budget deficit, वही question, will always have a positive impact on Poland's economy. Up to 4 for why it will have a positive effect. बताएं जी। budget deficit means government takes less taxes and spends more on people. Expansionary fiscal policy, increase कर रहे हैं budget deficit, it means disposable income बढ़ेगी क्योंकि income tax वगैरह कम होंगे, लोग spend ज़्यादा करेंगे, C में इंजेक्शन आएगा aggregate demand के। उसके बाद जी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रही है, जी का इंजेक्शन आया, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, जीडीपी बढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ आई, ओवरऑल इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से अगर सप्लाई नहीं बढ़ सकी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई आ जाती है। नंबर 2, इनकम्स बढ़ेंगी तो लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, उससे एक्स माइनस एम खराब होगा और करंट अकाउंट डेफिसिट में जा सकता है। कंक्लूजन के तौर पे इसमें आप बताएंगे whether or not the government will be successful will depend on how well they apply their policies and the time lags involved. It might take few years before these policies are successful. Right जी, back to section B जो हमने करना था। इसमें मैं आपको मैं पहला क्वेश्चन करवा चुका था, I clearly remember, और दूसरा क्वेश्चन करवा चुका था, और तीसरा का पहला पार्ट मैंने करवा दिया था। Guys, please confirm to me. Yes sir, ऐसे ही था। हाँ जी, पहला हो गया था, नंबर 2, और नंबर 3 भी हो गया था। ये पिछली मीटिंग की रिकॉर्डिंग में वो है, बस मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। एक बार वो जब सारी हो जाती है, काफी वो डेटा भी लेता है, फिर मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा और आप सारे जब चाहो देख सकोगे। राइट जी, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 4। एक्सप्लेन हाउ अ गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट with a managed exchange rate system. अब इस क्वेश्चन को हम अपने यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं मेरा नहीं ख्याल, हम इसको कॉपी करके नोट पैड पे बकायदा करते हैं, बल्कि शायद मैंने ये क्वेश्चन एक आध दिन पहले करवाया भी है। सो मैं जल्दी से इसको देखता हूँ कि इफ आई हैव इट ऑलरेडी, या अभी आपके साथ ही कर लेते हैं। राइट जी, सो लेट मी कॉपी द क्वेश्चन डाउन एंड लेट्स गो स्ट्रेट टू द नोट पैड। I have done it for sure. इसका सेकंड पार्ट तो मुझे भी याद है कि अभी आज ही करवाया। ये देखिए, हाँ सेकंड पार्ट हुआ है। तो लेट मी सी इफ आई हैव द फर्स्ट वन अवेलेबल एज वेल। फर्स्ट पार्ट नहीं है, तो आई विल जस्ट गो डाउन और मैं ए पार्ट नीचे कर देता हूँ, और फिर इसके बाद बी पार्ट तो हमारे पास हुआ है, तो हम बड़ी जल्दी से इसको करके दूसरे पेपर का सेक्शन ए भी आज टच कर सकते हैं। राइट जी, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, इसको मैं जरा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए, सो यू कैन इजीली एनविजन इट। राइट जी, देयर वी आर। एक्सप्लेन हाउ अ गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट इन एन इकोनॉमी विद अ मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। 8 मार्क का क्वेश्चन है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के 2 मार्क्स हैं, तो हम की डेफिनेशंस को हाईलाइट करते हैं ताकि हम उसका स्कोर ले सकें। तो नंबर 1 इज जी एक्सचेंज रेट, और दूसरा मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। तो जी हम स्टार्ट करते हैं इसको। मैं स्टार्ट करता हूं एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन से।
एक्सचेंज रेट में टाइम बचाने के लिए इस तरह लिख रहा हूँ, is the price of one currency, a value of one currency in terms of another. One currency in terms of another. कोई example दे दें, £1 is equal to $1.5 या $1 is equal to 180 rupees, ठीक है, terms of an other currency. तो ये आपका एक मार्क हुआ. फिर जी managed exchange rate is when government intervenes, मुदाखलत करती है, intervenes in foreign exchange, forex लिख सकते हैं आप, market, ठीक है, and keeps the value of domestic currency sorry of domestic currency within an upper and a lower limit. ना तो एक हद से ज्यादा अप्रिशिएट होने देंगे, ना एक हद से ज्यादा डेप्रिशिएट होने देंगे, डीवैल्यू भी नहीं करेंगे इतना और रीवैल्यू भी नहीं करेंगे. डीवैल्यूएशन है ये, रीवैल्यूएशन जो है गवर्नमेंट करती है और ऑटोमेटिकली हो तो अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन. सो मैनेज एक्सचेंज रेट इज व्हेन गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट and keeps the value of domestic currency within upper and lower limit, but allows the currency to freely float between these limits. Freely float means demand and supply जो कर रहे हैं उसके मुताबिक ऊपर नीचे होने दो. Float in currency freely float within these limits. किसी को इसमें कोई confusion, बच्चों please be very open about it. You know, while you've studied this and if you haven't been revising, then it's going to be even more taxing. तो थोड़ा सा मुझे बता दें मेरे बेटे, कहीं पे confusion तो नहीं है? अभी तक इन दोनों definitions में 2 मार्क्स आपके आ गए. Okay, तो पहला 2 मेथड चाहिए जी. हाउ गवर्नमेंट का वो पूछ रहा है, तो नंबर 1 इज यूज ऑफ, मैं इसको एप्लीकेशन में कर रहा हूँ. एप्लीकेशन 6 मार्क्स की होती है और उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जैसे मैं पहले वाला कर रहा हूँ कि जी 3 मार्क्स के लिए मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ थ्रू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट कर सकते हैं या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यूज. तो पहला मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यूज कह रहा हूँ जी 3 मार्क्स के लिए. 3 मार्क्स एप्लीकेशन के फॉर 1 मेथड, और वो क्या है जी, यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारे पास डॉलर, पाउंड, यूरोस, उसके नेशनल ट्रेजरी में पैसा पड़ा होता है दूसरी करेंसीज. गवर्नमेंट कैन यूज देयर फॉरेक्स रिजर्व्स devalue द करेंसी. लोकल करेंसी को नीचे लाने के लिए अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यूज करें. कैसे करेंगे? दे विल बाय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी डॉलर, पाउंड वगैरह खरीदना शुरू कर देंगे. एंड सेल डोमेस्टिक करेंसी, अपना रुपया इस्तेमाल करके अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट डॉलर, पाउंड खरीदना शुरू हो जाए तो रुपए की सप्लाई बढ़ जाएगी और उसका रेट नीचे आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. They will buy foreign exchange reserves and sell domestic currency. ठीक है. The supply of local या domestic currency, ये जरूर समझिएगा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पूरी दुनिया में है. मनी सप्लाई की जब बात होती है सिर्फ मुल्क के अंदर, सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक कंट्री करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, रिड्यूसिंग इट्स वैल्यू. हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू काम हो रहे होते हैं मोस्टली. तो ये हो गया जी पहला मेथड. ऑल्दो बहुत कम इसके ऊपर लिखना होता है, तो अगर आप लोगों को लगे तो आप एक ग्राफ बना सकते हैं. इफ यू वांट आई जस्ट ड्रॉ वन हियर, और आप सिंपली सप्लाई कर्व को बाहर शिफ्ट करना है आपने. फर्क क्या है जी, इधर आपने एक्सचेंज रेट लिखना है, इधर क्वांटिटी लिखनी है, और प्राइस ऑफ डॉलर इन पाउंड, कोई 2 करेंसीज के नाम लिख दें. सप्लाई, अगर हम डॉलर को बना रहे हैं, डॉलर की कर रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ डॉलर एंड डिमांड फॉर डॉलर.
जहां इकट्ठे हुए इक्विलिब्रियम बना और हमने ये प्राइस, ये एक्सचेंज रेट था हमारा पहला। आप प्राइस क्वांटिटी भी लिख सकते हो, ये क्वांटिटी। अब जब हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खरीदने के लिए अपनी करेंसी को सप्लाई करेंगे इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, खरीदेंगे डॉलर वगैरह, तो उससे एक्सचेंज रेट ER1 पे नीचे आ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में। किसी बच्चे को इस ग्राफ में प्रॉब्लम, इसको बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा जैसे हमने ऊपर किया। ये 3 मार्क्स हो गए जी। अब 3 मार्क्स के लिए एप्लीकेशन के हमने जाना है दूसरे पार्ट पे, फॉर यूज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। इसमें हमारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ है। इसमें डिमांड सप्लाई दोनों अफेक्टेड होते हैं और इसमें हम काफी कुछ लिख सकते हैं जी। गवर्नमेंट शुड डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे, दिस विल रिड्यूस रिटर्न ऑन सेविंग। जो लोग पाकिस्तान में सेव कर रहे थे, अपनी कंट्री में सेव कर रहे थे, उनको अब कम रिटर्न मिलेगा सेविंग्स पे। रिटर्न ऑन सेविंग्स, द फ्लो ऑफ हॉट मनी, जो फालतू पैसा स्पेक्युलेटर्स के पास, फर्म्स, बिजनेसेस के पास होता है, जो हायर इंटरेस्ट के चक्कर में दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में लेके जा रहे होते हैं उस पैसे को, फ्री एक्स्ट्रा मनी है वो। फ्लो ऑफ हॉट मनी विल रिड्यूस इनटू द कंट्री। और जब हॉट मनी कम आएगी आपके बैंक्स में, टू सेव इन लोकल बैंक्स, पहले मैं पूरा कर लूं, टू सेव इन लोकल बैंक्स, तो जब ये पैसा कम आएगा, डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी विल फॉल। प्लीज डिमांड सप्लाई को माइंड में रखिएगा। डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी विल फॉल। एट द सेम टाइम, हमारे जो अपनी हॉट मनी थी, एट द सेम टाइम लोकल सिटीजन्स विल सेव इन ओवरसीज बैंक्स। अब उनको अपने मुल्क में अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो जिनके पास इतना ज्यादा पैसा है वो बाहर के मुल्कों में जाके बैंक्स में रखना शुरू हो जाएंगे, टू सर्च फॉर बेटर रिटर्न्स। अपनी सेविंग पे वो बेहतर रिटर्न्स चाहेंगे तो अपने मुल्क में नहीं रखेंगे। दिस विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लोकल करेंसी। कहां पे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। वही बात हम बार बार कर रहे हैं, इन फॉरेक्स मार्केट। अब डिमांड गिर गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, बोथ विल कॉज ए devaluation। ठीक है, the fall in demand and the rise in supply will devalue the currency। किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म की स्क्रीनशॉट्स लेने हो मुझे बता दें। एक ही पेज पे हो गया, सिर्फ 2 डेफिनेशन थी ऊपर में, कहते हो तो स्क्रीनशॉट्स के लिए आपको पहले ऊपर कर देता हूं फिर नीचे। ऊपर देखो बेटे, ये उसकी डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन है और ये उसकी डेफिनेशन है। पहले आप ये पेज ले लो यहां पे, ठीक है। जुनेद जिस गो अहेड मुझे बता दिया करो जब सेंड ले लिया नीचे करें। शाबाश, ये भी कर दो। अब 6 मार्क्स जो एप्लीकेशन के थे वो भी आप कर दें। देखो बेटे, टू द पॉइंट लिखने से, थोड़ा लिखने से भी स्कोर आता है, लेकिन इररेलेवेंट आप जब लिखते जाओगे तो स्कोर भी नहीं मिलेगा और टाइम भी वेस्ट होगा, टाइम भी मैनेज नहीं होगा। डन सर। राइट बेटे, थैंक यू। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर वन? मेरे पास तो इतना टाइम नहीं कि मैं आप लोगों से रीइंफोर्समेंट ले सकूं। आई वांट टू कवर एज आई कैन। जी बेटे। सर आपने इंटरेस्ट रेट को आगे अभी बताना है या बस इतना ही बताएंगे? बेटे बहुत सही, इससे ज्यादा क्या लिखोगे? इंटरेस्ट रेट कम हुआ, रिटर्न ऑन सेविंग कम हुई, हॉट मनी आपके मुल्क में आना कम हुई। जी बेटे। तो सर एक क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगी तो सर बाहर से इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में नहीं आएगी? क्योंकि जब बोरिंग इजी हो जाएगा डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके हर पॉलिसी का बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। इंटरेस्ट इज नॉट द ओनली रीजन। आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं?
गवर्नमेंट बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। इन पॉलिसीज के साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे मेडिसिन के होते हैं, तो हम अभी ना आंखों पे पट्टियां लगा के वो जो घोड़े पे लगाते हैं ना जी, कि ताकि वो सीधा देखे, तो वी वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। सिट्रस पैरेबस के साथ इसलिए तुम सिट्रस पैरेबस कर रहे होते हैं हर चीज को, कुछ समझ रहे हो इकोनॉमिक्स में? ओके सर, डेफिनेटली हर क्वेश्चन आप ऐसे करोगे। अगर इस तरह मिक्स करने लग गए ना तो क्वालिटी ऑफ द आंसर विल फॉल बिग टाइम। ठीक है, अब अगर ये डिस्कस वाला क्वेश्चन होता तो हम इसकी बाल की खाल उतारते कि इंटरेस्ट रेट कम होने से जी बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, हमारा एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट भी हो सकता है, तो डिवैल्यूएशन नहीं होगी। फॉलो कर रहे हो ना? तो उसमें आप इसकी क्रिटिकल साइड, नेगेटिव साइड लेके आते हो। इसमें सिर्फ आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है ना। 8 मार्क। थैंक यू बेटे। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन व्हिच आई डन दिस मॉर्निंग। तो आपके लिए बड़ा आसानी से हो जाएगा। प्लीज डू टेक स्क्रीनशॉट्स बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी रिटन, तो लिखने में टाइम लगेगा आपको। जी, बी पार्ट इज discuss the advantages and disadvantages of using expenditure reducing भी बोल सकते हैं, वो expenditure dampening भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। expenditure reducing या expenditure dampening जो भी बोले वो सेम पॉलिसीज हैं। to remove a deficit on the current account of the balance of payments and consider the likelihood that such policies will be successful. I would like you guys to take 15 सेकेंड्स, खुद पढ़ें क्वेश्चन को, जरा समझने की, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। जी गाइस, आई थिंक यू मस्ट हैव रेड इट। अब जी क्वेश्चन का मार्क स्कीम क्या है जी? एनालिसिस के 8 मार्क्स है, नॉलेज के इसमें कोई नहीं होते, सिवाय जब तक मैक्सिमम या मिनिमम प्राइस का क्वेश्चन ना हो। डिफाइन करने की ऐसा जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हो भी जाती है ना डिफाइन बीच में। वो पूछता है जी एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएं एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज के। डेफिसिट है करंट अकाउंट पे, यानी एक्सपोर्ट से पैसा कम आ रहा है, इंपोर्ट्स पे ज्यादा जा रहा है, बाकी आइटम्स भी प्राइमरी सेकेंडरी इनकम वगैरह मिला के करंट अकाउंट 4 इससे जो मिलके बनता है उसका बैलेंस डेफिसिट में। तो क्या लाइक्लीहुड है सक्सेसफुल की पॉलिसी की? पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ इनके फॉर रिमूविंग करंट अकाउंट डेफिसिट, और फिर इनकी सक्सेस होने के कितने चांसेस है, वो 4 मार्क की वैल्यूएशन के। एनालिसिस में हम 4 मार्क्स लेंगे एडवांटेजेस के इन पॉलिसीज को यूज करने के, 4 मार्क लेंगे डिसएडवांटेजेस के, और फिर 4 मार्क में इनको इवैल्यूएट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द स्केच वी गोइंग टू यूज। अब तसल्ली से जरा याद करें एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज थी क्या? कॉन्ट्रैक्शनरी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड को कम किया जाए और रिजल्ट में इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो। दिस इज व्हाट एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज आर। यानी फिस्कल की बात करें, उसमें हमारे पास 2 टूल्स होते हैं। गवर्नमेंट का बजट होता है ना, टैक्सेस को बढ़ा दें और अपनी स्पेंडिंग को गवर्नमेंट कम कर देती है। जैसे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कैन यूज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी by reducing a budget deficit and increases taxes while reducing their spending. अब पहले टैक्सेस को पकड़ते हैं। Higher direct taxes, example income tax, will reduce disposable income. ये टर्म याद रखिएगा। रियल इनकम होती है प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन से इफेक्ट, डिस्पोजेबल टैक्सेस से। जब गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स लगाए, इनकम टैक्स वगैरह बढ़ाया, ठीक है, उससे डिस्पोजेबल इनकम गिरी और एग्रीगेट डिमांड का पहला हिस्सा सी कंज्यूमर स्पेंडिंग गिरी। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर बोथ लोकल एंड इंपोर्टेड गुड्स विल फॉल। दिस विल रिमूव द करंट अकाउंट डेफिसिट। समझ आ गया? उसकी हमने एक पॉजिटिव साइड ली, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, पहली एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी की। मार्क स्कीम क्या कहती है जी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, फिर उनका यूज and how it will reduce the deficit या remove the deficit। एक एक मार्क दे रही है हर पॉलिसी के लिए। 1 मार्क फिस्कल पॉलिसी के, इसको पता है कि जी बजट डेफिसिट को कम करना यानी टैक्सेस बढ़ाना और स्पेंडिंग कम करनी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग। फिर वो चाहता है, सेकंड पैराग्राफ में देखें
they can use contractionary monetary policy. अब मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे पास क्या था, इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई एंड एक्सचेंज रेट्स. इसमें एक्सचेंज रेट्स को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये करंट अकाउंट से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, तो फिर वो डिफरेंट इफेक्ट आ जाएगा. हम इसमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई की बात करेंगे. दे कैन यूज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बाय रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, एंड रिड्यूसिंग मनी सप्लाई. ठीक है, दिस विल रेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड पीपल एंड फर्म्स विल हैव लेस टू स्पेंड. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ी, लोगों ने लोन कम लिया, फर्म्स ने भी लोन कम लिया, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ी एंड कॉन्सिक्वेंटली इंपोर्ट्स कम हुई. द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट मे बी रिमूव्ड. जी बच्चे, किसी को ये 4 मार्क्स इनके एडवांटेजेस के टू रिमूव द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में कोई प्रॉब्लम है? पॉलिसीज क्या हैं, उनका इस्तेमाल क्या, ये आपको रिवीजन करनी पड़ेगी. इसमें भी अच्छी खासी रिवीजन हो रही है. अब आपको पता लग गया कि एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग सिर्फ नाम है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ही हैं. फिस्कल में टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ा देगी, स्पेंडिंग कम कर देगी, अपनी बजट को, अपने डेफिसिट को कम कर देगी या सरप्लस कर देगी बजट को. एज अ रिजल्ट डिस्पोजेबल इनकम गिरी, कंज्यूमर स्पेंडिंग गिरी, डिमांड लोकल गुड्स की भी गिरी, इंपोर्ट्स की भी गिरी, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो रिमूव होने का चांस बन गया. राइट. उसके बाद मेरा बेटा हम चल रहे हैं दूसरी पॉलिसी पे, अपनी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने वाली पॉलिसी बाय रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड रिड्यूसिंग मनी सप्लाई. इससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ी, मनी सप्लाई कम हुई थी, तो फर्म्स एंड पीपल हैव लेस टू स्पेंड. दिस विल कॉज अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड एंड कॉन्सिक्वेंटली जब लोगों के पास पैसा ही कम है तो वो इंपोर्ट्स भी कम करेंगे, तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट मे बी रिमूव्ड. कोई मसला बेटे इन 4 मार्क्स में? मुझे बताएं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू डिसएडवांटेजेस. अब जी, इन पॉलिसीज, ये बहुत बुरी पॉलिसीज हैं टू इंप्रूव करंट अकाउंट डेफिसिट, इसलिए इसके बहुत डिसएडवांटेजेस हैं. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज विल रिजल्ट इन अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड फॉर लोकल प्रोडक्ट्स as well as causing a fall in aggregate demand and a rise in unemployment. उससे incomes, living standards, economic growth सब कुछ नीचे गिर जाएगा. ठीक है, हमने करंट अकाउंट तो बेहतर कर लिया, लोगों से पैसा निकलवा के, टैक्स लेके, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उन्हें इंपोर्ट से रोक दिया, कम कर दिया, लेकिन लोकल गुड्स की भी डिमांड गिरी, उससे लोकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जीडीपी गिरा, इनकम्स गिरी, लिविंग स्टैंडर्ड्स गिरे. तो बुरी पॉलिसी. Deficit of current account still may not be removed if people are very keen on imports. पाकिस्तानी लोग are very keen on imports. आप देख रहे हो कितने हाई टैक्सेस लग रहे हैं, फिर भी इंपोर्ट्स आ रही हैं. कितने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, खैर अब गवर्नमेंट ने कम किया है, बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट, फिर भी हम मंगवाते रहते हैं इंपोर्टेड कार्स वगैरह. तो अगर लोगों में टेंडेंसी है that they're very keen on importing and they do not reduce import spending, तो बेशक कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी लगा दो, उस पर इतना इफेक्ट नहीं आएगा. फिर जी दूसरा पार्ट इसका, एक और डिसएडवांटेज, राइज इन इंटरेस्ट रेट्स मे मेक एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव. जो आप बात कर रहे थे कि भाई इसका उल्टी साइड भी है, अब इसको इसमें हम क्योंकि एनालिसिस कर रहे हैं तो इसमें हम ये बात करेंगे. राइज इन इंटरेस्ट रेट्स, उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, जिन एक्सपोर्ट फर्म्स ने लोन लिए हुए थे उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिरेगी. आखिरी जी एहतियातन मैंने एक एक्स्ट्रा कर दिया, अदर ऑफसेटिंग फैक्टर्स सच एज एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन और राइज इन इन्फ्लेशन में आल्सो नॉट इंप्रूव करंट अकाउंट डेफिसिट. तो यहाँ पे 4 मैंने हेडिंग्स में डिफरेंट डिसएडवांटेज बताए हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के. फाइन, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट रिमूव करने के लिए टैक्सेस बढ़ाए थे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम की थी, साथ में मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट बढ़ाया था, मनी सप्लाई कम की थी. आइडिया क्या था लोगों के हाथ में? सॉरी बेटे, गो ऑन बेटे, व्हाट वर यू आस्किंग? सर वो मैंने पढ़ा था कि अब्दुल्ला ने कहीं जाना है तो इसलिए उसने लीव कर दिया, वो कह रहा था सर को बता देना. Don't disturb my class like that. आप ये मुझे मैसेज भी कर सकते थे. You broke the whole flow of the question, बेटे. This was not important. If he has to leave, he has to leave. Please, next time
Do not speak unless it's about the topic, unless there's a confusion, unless you have a question. Whether somebody is leaving, 40 बच्चे नहीं है ना क्लास में, मैं फिर भी उसी enthusiasm से पढ़ा रहा हूँ. Yes, please never do that. अब बच्चों के कॉन्सेप्ट बने हैं कि नहीं मुझे नहीं पता. जी बेटे, go ahead. सर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकती है राइज इन इंपोर्ट्स प्राइसेस की वजह से? देखो, हमने अपनी एग्रीगेट डिमांड करवाई है कम और इंपोर्ट्स भी कम करवाई हैं. इंटरेस्ट रेट बढ़ने से यस हॉट मनी आएगी, उससे हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो कम होगी बेटे. तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसमें नहीं आएगी, डिमांड पुल आएगी ना. डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसमें कम हो रही है बेटे. सर मैं कह रहा हूँ कि इंपोर्ट्स, जब आपने इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, हैवी टैक्सेस आपने इंपोज की इंपोर्ट्स पे, तो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जब महंगा होगा तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ना वी हैवंट इंपोज. ये मेरे बेटा दलाल बात सुनो, टैक्सेस इंपोर्ट्स में नहीं लगे, इनकम टैक्स वगैरह बढ़ाए गए हैं. फिस्कल पॉलिसी में यस टैरिफ कोटास भी लग सकते हैं, लेकिन वो अलग पॉलिसी, उनको एक्सपेंडिचर स्विचिंग बोलते हैं. ये एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग है, यानी टैक्सेस बढ़ाना, डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, ताकि लोग स्पेंडिंग कम कर सकें, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग रोक दे. समझ रहे हो? इससे कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होगी, बढ़ेगी नहीं. करेक्ट? राइट जी. अगर समझ आ गया तो मैं वैल्यूएशन पे चला जाऊं. अगर मेरा ये रिदम जो ब्रेक हुआ था आपको समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा समझा दूं सारा. एनीवेज, टेक द स्क्रीनशॉट्स, रीड थ्रू इट. मैं इवैल्यूएशन जल्दी से करके आपको एक क्विक रिकैप देता हूं, बिकॉज हमारे पास कुछ टाइम बच रहा है. अब जी, इवैल्यूएशन as discussed above, evaluation is just a straightforward answer to the question कि क्या एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज करंट अकाउंट डेफिसिट को रिमूव करेंगी या नहीं. तो उसका आंसर क्या है जी? as discussed above, expenditure reducing policies may help in removing the current account deficit by reducing aggregate demand, but it has many disadvantages and may not be effective if other offsetting factors such as exchange rate appreciation may reduce its effectiveness. आखिर में हम उनको कंक्लूजन में एक सजेशन दे रहे हैं. गवर्नमेंट शुड प्रोबेबली अप्लाई एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज, जो आप कह रहे थे तलाल, यू वर टोटली राइट, वो बेहतर पॉलिसीज हैं. सच एज प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ लगाओ, कोटास लगाओ, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज दो, ठीक है, एंड एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन. जी बेटे, गो अहेड. सर ये मैंने पूछना था कि जो वैल्यूएशन जब हम लिखते हैं तो सर ये एक ही पैराग्राफ में कंक्लूजन साथ देनी होती है या उसके लिए अलहदा भी लिख सकते हैं सर? मैंने अलहदा इसलिए किया कि आप लोगों को समझ आ जाए, वैसे भी अच्छा लगता है, आप साथ दे दो एज लॉन्ग एज यूर करेक्ट ऑन दिस. आप फिर थोड़ा सा ये कहते हैं टू कंक्लूड, ठीक है, ताकि उसको पता लग जाए कि कंक्लूजन बच्चे ने स्टार्ट किया. ठीक है, ठीक है. ओके सर, थैंक यू. ओके जी. Guys, if you want to take a picture, I'll go back to the top of the question. पहले 4 marks के लिए कि इसके क्या advantages हैं. Here's the question and the advantages. It's a good question. पूरी expenditure reducing policies आपको रिवाइज हो गई कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, और उनके बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स भी रिवाइज हो गए थोड़े से. राइट? उसके बाद मैं नीचे आ रहा हूं इसके डिसएडवांटेजेस के लिए, और कंक्लूजन इवैल्यूएशन समेत ये पिक्चर ले लें बेटे एक और. दैट इज इट. अच्छा सर, मैंने पूछना था इवैल्यूएशन के टोटल कितने नंबर होते हैं क्वेश्चन में सर? वे गंदा क्वेश्चन, इतनी बार बता चुका हूं. ऊपर देखो, एनालिसिस के 8 होते हैं 12 मार्क के क्वेश्चन में, इवैल्यूएशन के 4. और जो 8 मार्क का क्वेश्चन होता है उसमें इवैल्यूएशन एनालिसिस नहीं होते. 2 मार्क्स नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के और 6 एप्लीकेशन. ठीक हो गया? नहीं सर, वो मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था कि आपने वो लिखा हुआ था ना 1 मार्क कंक्लूजन का, तो वो इस वजह से सर मैं कंफ्यूज हो गया. उसके अंदर ये इवैल्यूएशन के 4 मार्क्स है ना, 3 इवैल्यूएट करने के और फिर फाइनल डिसीजन देने का, फाइनल मशवरा या फाइनल आर्गुमेंट देने का, वो कंक्लूजन होता है. ठीक है? ओके सर, थैंक यू. क्यों नहीं समझ आ गया बेटे? जी सर, हो गया क्लियर. Anybody, any question related to this answer? आपको तो क्लियर है. बाकी बेटे कोई क्वेश्चन? All right, I am assuming समझ आ चुका है. Let's move on
एंड लेट्स सी, ये सारा पेपर हमारा बेटे कंप्लीट है। प्लीज डू इट इन योर ओन टाइम। लिख के करना चाहते हो लिख के करो, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी के लिए ना जल्दी से मेरे आंसर्स ही पढ़ते जाओ, 2-2 बार 3-3 बार पढ़ लोगे रादर देन राइटिंग इट वंस, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। नाउ आई एम गोइंग बैक टू शेयरिंग अनदर पेपर। दिस इज मई जून 22, जो आप लोगों के ही वेरिएंट लास्ट ईयर आया था, और इसमें हमने अभी सेक्शन ए आज कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन बी नहीं टच होगा, सेक्शन ए ही होगा। राइट जी, ये पेपर है, इसका डेटा जो है पढ़ने में टाइम लगेगा, मैं वापस आऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। पहला क्वेश्चन जी, व्हाट हैपेंड टू इजिप्ट्स करंट अकाउंट बैलेंस बिटवीन 14 एंड 16? अब करंट अकाउंट आपके माइंड में छप जाना चाहिए। इसके 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसके 3 अकाउंट्स होते हैं ना, किसी वक्त मैं वो तीनों करवा भी दूंगा रिवीजन में अगली क्लास में, और अभी सिर्फ इसको समझ लें कि 4 हिस्से हैं इसके। ट्रेड इन गुड्स उसका बैलेंस, ट्रेड इन सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका बैलेंस, फिर प्राइमरी इनकम्स बैलेंस एंड सेकेंडरी इनकम्स बैलेंस। प्राइमरी इनकम्स अर्नड है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, एंड सेकेंडरी इनकम्स अनअर्नड है, चैरिटीज गिफ्ट्स ऑफ कैश, स्पेंडिंग ऑन एम्बेसीज ओवरसीज वगैरह। ठीक है, तो अब आपने थोड़ा सा ये माइंड में रखना है कि जी इसका सारा बैलेंस की वो बात कर रहा है, इन चारों हिस्सों की, गुड्स सर्विसेज इनकम्स बैलेंसेस की, कि क्या हुआ है जबकि करंट अकाउंट बैलेंस को 16 एंड 14 के दरमियान। तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है। आप में से किसी से पूछ रहा हूं, फैजान इलियास, 14 में आप देखिए करंट अकाउंट बैलेंस क्या था और 16 में वो क्या हो गया है? डेफिसिट था, बढ़ा है, सरप्लस था, कम हुआ, क्या हुआ है मुझे बताएं थोड़ा सा। 2 मार्क्स के लिए सिर्फ आपने फिगर्स वगैरह कैलकुलेट नहीं करनी, करंट अकाउंट बैलेंसेस उसने दे दिए हैं, आपने मुझे बस स्टेटमेंट देनी है। फैजान, ये बेटे 14 का करंट अकाउंट बैलेंस है आपके सामने, दिस वन, और ये 16 का है। मुझे बताएं क्या हुआ है। फैजान, कैन यू टर्न ऑन योर माइक क्विकली बेटे? ओके, अरीना, खालिद का माइक भी शायद नहीं चलता। Deficit has further increased 2 marks. That's it. Straight. ये तलाल थे? Yes sir. Okay, thank you तलाल। फैजान, I would have appreciated अगर आपका माइक चलता और आप जवाब देते, but anyways 1 mark था, simply deficit increased. Next जी, with reference to table 1.1, calculate the percentage rate of inflation in Egypt between 16 and 17 that was estimated by IMF. तो ये देखें जी, 16-17 में वो कहता है क्या हो रहा है आपके इन्फ्लेशन रेट को। मैं मिटा देता हूँ जो मैंने किया था काम, ताकि हमारे पास क्लियर कट फर्दर राइटिंग की जगह मिल जाए। लेट मी जस्ट टेक द राइट कलर, कम ऑन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको सही वाला कलर चूज कर लूं। यस, आई लाइक रेड, ताकि वो ज्यादा हाईलाइट रहता है जी। अब देखिए बेटे, 16 एंड 17 इन 2 सालों में इन्फ्लेशन का वो पूछ रहे हैं क्या हुआ है। तो जो पिछला साल होता है उसको हम CPI 1 बना लेते हैं, ये वाला, और जो नया साल उसको CPI 2। फॉर्मूला क्या है? आई डोंट हैव स्पेस हियर, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। CPI 2 माइनस CPI 1, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को CPI बोलते हैं, ओवर CPI 1, ये ब्रैकेट है, पहले ये सॉल्व होता है इनटू 100, सिर्फ परसेंटेज चेंज है। अब फिगर्स लगाते हैं जी। CPI 2 पहुंच चुका था 453 पे, माइनस 371 CPI 1 ओवर 371 इनटू 100, ऊपर वाला पहले माइनस कर लोगे, फिर 371 से डिवाइड करके इनटू 100 करोगे, कोई 22% आपकी इन्फ्लेशन आई है। जी बेटे, समझ आ गया? फॉर्मूला बस अप्लाई करना था, नथिंग टू इट। Anybody, any confusion on this one? Okay, let's go down and see how to answer it. 1 मार्क का है, तो आप कहेंगे जी inflation rose by, या price level rose by 22 point whatever % वो आंसर था। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? कोई कंफ्यूजन? जी, अब वो कह रहा है बी पार्ट में आइडेंटिफाई 2 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, अभी 2 मिनट पहले बताया था आपको। फेयरनेस,
should not fall heavily on a particular group, plus ease या convenience of payment, कंज्यूमर को पे करना आसान हो, ease of collection हो गवर्नमेंट के लिए, टैक्स हिडन ना हो, क्लियर कट हो। तो फेयरनेस, ease of payment या convenience, फिर ease of collection या cheap, प्लस cheap मैं कर देता हूं, और एक चौथा मेरे माइंड से फिर निकल गया है, तो लेट्स कीप इट टू जस्ट दीस थ्री। 2 ही मांग रहा था, हमने 3 दे दिए। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन इसमें? टैक्स की क्वालिटीज, कैनन्स मींस उसकी मेन क्वालिटीज, तोपें, राइट? फेयरनेस होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ग्रुप पे गिरे जा रहा है और जो गलत हो रहा है। हाँ, लास्ट इज जी इक्विटी, अमीर और गरीब का गैप कम करे, इनकम गैप्स कम करे, अच्छा टैक्स वो होता है। गॉट इट गाइस? Okay, I'll move on to part C and just take a picture ताकि आपको ये कैनन्स याद रहें, और मैं डिलीट करके अपनी ये ड्राइंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने लगा हूं, पार्ट सी। Okay, so let's move on to part C now. जी, ये पार्ट सी में क्या पूछ रहा है वो आप लोग जरा क्वेश्चन पढ़ लें उतनी देर में, इतने में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ जी। पार्ट सी में वो कह रहा है बेटे कि एक्सप्लेन हाउ डिक्लाइन या डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन जो भी है इन द वैल्यू ऑफ इजिप्शियन पाउंड कुड कॉज बोथ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कुछ ही दिन पहले हमने ये क्वेश्चन इन्फ्लेशन को रिवाइज करते हुए किया था, तो सी पार्ट का आंसर मैं नीचे ब्लैंक पेज पे दे रहा हूं कि जी डिक्लाइन इन एक्सचेंज रेट एक्सपोर्ट्स पे इफेक्ट सोचें, विल मेक, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बड़ा रिपीटेड है, विल मेक एक्सपोर्ट्स चीपर। पाकिस्तानी रुपी इस वक्त नीचे है, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत चीप हो गई, बहुत डिमांड बढ़ गई उनकी, इसलिए वो ट्रेड बैलेंस बेहतर हो रहा है। विल मेक एक्सपोर्ट्स चीपर, ठीक है। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, इसको आप एक्स लिख सकते हैं लेकिन नहीं, अभी छोड़े, पूरा करें। फॉर एक्सपोर्ट्स राइजेस, ठीक है, ये हो गया जी। एक्सपोर्ट रेवेन्यू इंक्रीजेस, हमने बकायदा डिमांड पुल इन्फ्लेशन तक उसको लेके जाना है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो जाएगा। किसी को इस बात में प्रॉब्लम जी? एक्सचेंज रेट हमारा नीचे गया है, रुपी नीचे गया है, हमारी एक्सपोर्ट सस्ती लगी बाहर वालों को, उनकी डिमांड बढ़ी, मुल्क में पैसा, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ गया। दूसरी साइड पे इसका इंपोर्ट्स हमें अब महंगी लगेंगी, इंपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव, हमें इंपोर्ट्स अब महंगी लगेंगी, उनकी डिमांड कम होगी, देयर डिमांड विल फॉल एंड इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, जो मुल्क से पैसा बाहर जाना था, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर विल फॉल। अब मिल मिला के क्या हुआ? This will increase the X minus M component of aggregate demand. Aggregate demand is so important in macroeconomy. ठीक है जी, X minus M में इंजेक्शन आया, component of aggregate demand, AD will rise if aggregate supply does not rise। हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये महंगाई हुई डिमांड बढ़ने से। टू सम इट अप अगेन, हमारा एक्सचेंज रेट नीचे गया, एक्सपोर्ट सस्ती हुई, उनकी डिमांड बढ़ी, एक्सपोर्ट से बहुत पैसा मुल्क में आ गया, फिर इंपोर्ट्स हमें महंगी लगी, हमने उनको कम खरीदा, बदले में लोकल गुड्स खरीदी, एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, और अगर एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गई। बैक टू द क्वेश्चन, पहला पार्ट, ये सिर्फ 2 मार्क्स का था, मैंने बहुत लिख दिया, लेकिन बेहतर है कि आप लोगों को लंबे क्वेश्चन के लिए भी आसानी हो जाए। एक्सप्लेन हाउ द डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इजिप्शियन पाउंड कुड कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया।
अब दूसरा देखते हैं जी, इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे आएगी। आई हैव स्पेस, राइट। तो यहां पे मैं करता हूं जी, fall in decline या fall in exchange rate will make imported goods and raw materials जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे expensive, ठीक है। This will raise यानी इंक्रीज करेगी the cost of production for domestic firms using imported रॉ मटेरियल्स एंड मशीनरी वगैरह जो बाहर से मंगवा रहे थे, ठीक है। कॉजिंग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एग्रीगेट सप्लाई कम हुई और इन्फ्लेशन आ गई। पहले में एग्रीगेट डिमांड बढ़ी थी, इन्फ्लेशन आई थी। इनके डायग्राम्स भी आप कर चुके हैं। सो इफ यू वांट टू टेक अ पिक्चर, हियर इज द फर्स्ट पार्ट। सर सेकंड पार्ट पे कर दें। सेकंड पार्ट प्लीज टेक इट। राइट जी, अब ये क्वेश्चन समझ आ गया। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक्सचेंज रेट नीचे जाने से दोनों इन्फ्लेशंस कैसे आती हैं। सिंपली जी, एक्सपोर्ट सस्ती हुई, इनकी डिमांड बढ़ी, एक्सपोर्ट्स का पैसा मुल्क में बहुत आया। इंपोर्ट्स महंगी लगी, हमने कम खरीदी, मुल्क पे से इंपोर्ट का पैसा बाहर कम गया। एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। अगर साथ सप्लाई नहीं बढ़ सकी गुड्स की तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स गुड्स वगैरह महंगी हो गई। उससे डोमेस्टिक फर्म्स की कॉस्ट बढ़ी जो इंपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल्स या मशीनरी वगैरह, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। गॉट इट जी? सो दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन एंड इजी वन एट दैट। अब हम चलते हैं जी डी पार्ट। किसी को कंफ्यूजन तो ऑफ कोर्स यू आर वेलकम टू आस्क। आई एम इन अ रश बट डज नॉट मीन आई वुड रश यू थ्रू नॉट अंडरस्टैंडिंग एज वेल। जी बच्चे, एनीवन क्वेश्चन ऑन पार्ट सी? नो? ओके। डी पार्ट क्या कह रहा है जी? एक्सप्लेन हाउ द एस्टिमेटेड चेंजेस in unemployment in table 1.1 might be expected to affect the current account balance of Egypt after 2016. करंट अकाउंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है। वो कहता है जी कि अनएम्प्लॉयमेंट में जो चेंज दिखाया गया है टेबल 1.1 में, उससे करंट अकाउंट बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। 6 मार्क। पूरा डिटेल वाला आंसर हमें यहाँ पे देना है। लेट्स गो फर्स्ट, व्हाट हैपेंड टू करंट अकाउंट अनएम्प्लॉयमेंट जी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो बेटे 14 से 16 मुसलसल गिर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब क्या है? इनकम्स लोगों की बढ़ रही हैं। इस माइंडसेट को लेके हम इस आंसर को करने की कोशिश करेंगे एंड इट विल बी क्वाइट अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। लेट मी जस्ट डिलीट दिस होल थिंग, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ये जो इरेजर है ये हर इंडिविजुअल कंपोनेंट पे जाके ही उसको इरेज करता है। सो आई एम गोना हैव टू बी अ लिटिल बिट यूज द पेन हियर। तो जल्दी से मैं कर देता हूं ताकि हम इस क्वेश्चन को करके सेक्शन ए कम से कम हम फिनिश कर दें ना आज। राइट जी, तो उतनी देर में आप लोग सोचना शुरू हो जाएं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, इनकम ज्यादा हुई है। माय क्वेश्चन इज इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा। थिंक अबाउट इट। इनकम ज्यादा हुई है, क्या हम लग्जरी इंपोर्टेड गुड्स गाड़ियां वगैरह अच्छी मंगवाएंगे? क्या होगा? ठीक है, उससे करंट अकाउंट पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है, उसके बाद करंट अकाउंट दोनों से मिलके बनता है ना, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे, तो दोनों पे बताना है। फिर जी, मुल्क में जब आउटपुट ज्यादा हुई थी अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से, जीडीपी वगैरह बढ़ा था, तो एक्सपोर्ट्स पे क्या असर पड़ सकता है? और फिर इन सब का हम एक कंक्लूजन दे देंगे। दैट विल बी द एंड ऑफ दिस आंसर। राइट जी, अभी बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स रह गए, मैं इसके ऊपर लिखना शुरू कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट जी। आप लोग मुझे बताएं जी, पार्ट डी, unemployment rate fall means increase in local citizens' income. 6 मार्क। 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 6
जी कोई बच्चा बताए जी, इनकम्स बढ़ने से इंपोर्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? डिमांड फॉर Imports इंपोर्ट, बढ़ेंगे सर। यस, डिमांड फॉर इंपोर्ट्स विल राइज। लग्जरीज मंगवाएंगे हम लोग, विल राइज एक्सप्लेन कर दो, गाड़ियां वगैरह कुछ भी ऐसा बता सकते हो। विल राइज एंड इफ, अब पूरा बताना है ना करंट अकाउंट पे क्या असर आ रहा है। राइज एंड, थोड़ा सा मैं इधर मिटा दूं, इफ नहीं यहाँ पे आना चाहिए था, मैं यहाँ पे इसको क्लियर करूं ताकि आपको दोबारा समझा सकूं जी। एंड ऑल्सो फॉर लोकल गुड्स, जाहिर बात है जब इनकम ज्यादा है तो लोग ना सिर्फ इंपोर्ट्स करेंगे, लोकल गुड्स भी ज्यादा खरीदेंगे। एज अ रिजल्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट्स विल फॉल, क्योंकि लोकल मुल्क वाले लोग ही खरीदे जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट बाहर कम जाएंगी। एज अ रिजल्ट करंट अकाउंट विल मूव टूवर्ड्स, सॉरी मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूं, मूव टूवर्ड्स ए डेफिसिट। गॉट इट जी? ये आपके 2 मार्क्स, शायद 3 दे दे लेकिन 2 मार्क्स तो पक्के हैं। अनएम्प्लॉयमेंट गिरी, इनकम्स इंक्रीज हुई, डिमांड फॉर इंपोर्ट्स जो है राइज हुई, लोकल गुड्स की भी डिमांड बढ़ी तो लोगों ने लोकल गुड्स खरीदी, तो एक्सपोर्ट्स के लिए कम बचा, एक्सपोर्ट्स फॉल हुई, करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ जाना शुरू हो गया। दूसरा पार्ट 3 मार्क्स हो गए, सॉरी। दूसरा पार्ट जी, राइज इन एम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट का कम होना also means rise in output, यानी हमारा जीडीपी बढ़ा होगा। जब ज्यादा लोग जॉब कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आउटपुट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स माइट हैव, दूसरी साइड ले रहे ना उसकी, इंक्रीज। जब मुल्क में बना ज्यादा है तो देयर इज अ लाइकलीहुड कि एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगा। एंड इफ इंपोर्ट्स फेल, अब यहां पे इफ कंडीशन यूज करेंगे, करंट अकाउंट माइट इंप्रूव। ठीक है जी, दोनों साइड्स हमने कर ली। ये सॉरी 6 मार्क का कंक्लूजन के बगैर वाला था, लेकिन एहतियातन लिख दें आप लोग, इट विल डिपेंड ऑन द relative size increase in exports or imports that will decide whether the current account will become surplus or deficit. Now take a picture. I'll go back to the last question and finish it for today. राइट जी, एक बार फिर मैं आपको जरा क्वेश्चन दोबारा दिखा दूं। वो कहते हैं जी अनएम्प्लॉयमेंट टेबल पॉइंट 1.1 में जो कम हो रही है, लेट मी क्लोज माय डोर, ये मेरा पैरेट बहुत शोर मचाता है। एक्सक्यूज मी सर, वो आंसर वाला पार्ट दिखा। मैं दिखाता हूँ बेटे, श्योर। तो बेसिकली ये तस्वीर लेना चाह रहे हो जुनेद? जी सर। ये दूसरा वाला पार्ट है, सॉरी ये तो वाला क्वेश्चन है। हाँ ये वाला जी है किधर गई? यहाँ तक है, सॉरी ये पिछला क्वेश्चन था, यहाँ तक है। ओके बेटे, oops, what happened there? जी सर, डन। ओके जी, वापस जा रहा हूं मैं, और हम लास्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। अगर हो गया तो लेट्स सी, डिस्कस वेदर इजिप्शियन गवर्नमेंट्स फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज इन द आर्टिकल आर लाइकली टू सक्सीड। नहीं, आर्टिकल से ढूंढनी पड़ेंगी। लेट्स फिनिश इट अप टिल हियर। ई पार्ट हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल आई एम ट्रैवलिंग आउटसाइड लाहौर, आई विल मैसेज यू कि 4 बजे वाली क्लास पॉसिबल है कि नहीं। इट माइट नॉट बी, बट इंशाल्लाह इफ आई एम बैक आई विल डू इट विद यू। Right guys, have a good day and encourage your classmates to be more regular and you guys maintain your regularity. बस 4 ही रह गए थे, नहीं 4 4 8, बस बाकी छोड़ गए थे। Right जी, so that's it. I'm finishing the recording and the class. Abdurrahman, welcome. Excuse me sir.